भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुलामी और आज़ादी विषय पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे ही गुलामी आती है, व्यक्ति के आधा गुण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में कवि होमर के कविता को कोट करते हुए लिखा है। जब गुलामी आती है तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वह समाप्त हो जाती है। गुलाम स्वयं अपना निर्णय नहीं ले सकता और जो स्वयं अपना निर्णय नहीं ले सकता वह कभी शासक नहीं हो सकता। ज्योतिबा के जीवन में जो घटनाएं घटी उस पर गहरा अध्ययन उन्होंने किया और पाया यह तो गुलामी का प्रतिफल है। इसलिए उन्होंने कारण खोजा कि कारण क्या हो सकता है। शिक्षा को उन्होंने मूल कारण माना। इसलिए उन्होंने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना बीत गया, बीत बिना शूद्र हुए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। इस प्रकार उन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले शिक्षा के केंद्र 1848 में विद्यालय खोलना शुरू किया। उसमें फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने उनको सहयोग किया। इस कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका बनी, प्रथम प्रधानाध्यापिका बनी, तो फातिमा शेख भी प्रथम महिला शिक्षिका बनी, मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी, जिन्होंने उस समय उन्हें योगदान दिया। तो गुलामी से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्र चिंतन का होना अनिवार्य है। गुलामी हमारे जीवन में या किसी के जीवन में या किसी राष्ट्रीय जीवन में दो प्रकार से आती है, बाहरी आक्रमण से और आंतरिक आक्रमण से। बाहरी आक्रमण तो दिखाई पड़ता है, लेकिन आंतरिक आक्रमण सीधे रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। बाहरी आक्रमण शरीर पर चोट करता है, भीतरी आक्रमण मन पर चोट करता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान गुलाम हुए, बाहरी आक्रमण था उन पर, लेकिन कुछ ही वर्षों में वे अपने आंदोलन से आजाद हो गए। भारत में भी
बाहरी आक्रमण, भीतरी आक्रमण से गुलाम हुआ, लेकिन यहाँ भीतरी आक्रमण ज्यादा प्रभावी रहा। भीतरी आक्रमण मन को गुलाम बनाया। मन को गुलाम बनाने के लिए दो आधार कायम किए, पुनर्जन्म और भाग्यवाद। पुनर्जन्म के आधार पर वे सिद्ध करने का प्रयास किए कि जो भी आज आपको अपमान मिल रहा है, नीचता मिल रही है, जो भी गरीबी अमीरी जो मिल रहा है, या आज सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक नियमों के तहत नहीं है, यह आपके पूर्व में जन्म में किए हुए कार्य का परिणाम है। ऐसी परिस्थिति में आंदोलन हो किसके साथ? सामने तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और इसी पुनर्जन्म और भाग्यवाद के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तो अधिकार संपन्न किया गया, लेकिन शूद्र को अधिकार से वंचित किया गया। जिसकी संख्या देश में 90% है, उनको अधिकार से वंचित किया गया। जिनकी संख्या 10% है, उसको अधिकार से सुरक्षित किया गया। यह नियम नियमावली जिस पुस्तक में लिखी हुई है वह मनुस्मृति में है, और मनुस्मृति के विधान को धार्मिक रूप दिया गया। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वे सभी इसी नियम को धर्म कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह धर्म कैसे हो सकता है जो किसी को गुलाम बनाए, किसी को नीच बनाए, किसी के सारे अधिकार छीन ले? ऐसा नियम नियमावली धार्मिक नहीं हो सकता जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अवहेलना करे। तो आज के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुसार भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उसी दिन मनुस्मृति मर गई। मनुस्मृति के सारे नियम समाप्त हो गए, लेकिन परंपरा में, रीति रिवाज में उन नियमों को ढोया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत में रहने वाले 90% लोग, बहुसंख्यक, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां भी स्वतंत्र नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते तो शासक कैसे बन सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, और जिसको वोट देने का अधिकार प्राप्त है वह जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे पंचायत का जनप्रतिनिधि हो, जिला का हो, प्रखंड का हो, राज्य का हो, देश का हो। माने प्रतिनिधि बनता है, प्रतिनिधि चुनता भी है। जैसे ही वोट का प्रयोग होना शुरू हुआ, जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था उसका बंध्याकरण हो गया। तो आज हमें भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय
जिसके आधार पर व्यक्ति का जीवन गरिमायुक्त बनता है, ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने जीवन में पारंपरिक धार्मिक गुलामी को छोड़कर भारतीय संविधान के नियमानुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का उपयोग करना होगा। भारत के सभी लोगों को इसके लिए उत्प्रेरित करना होगा और यह जीवन में, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में इसे लागू करना होगा। तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और भारत के जब नागरिक स्वतंत्रता की महसूस नहीं करेंगे, भारत के नागरिक जब स्वतंत्र नहीं होंगे, तो स्वतंत्रता तो क्रमशः धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इस भारत देश में या भारत के व्यक्तियों के मन में स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता का विचार लाना होगा और उन्हें बताना होगा कि स्वतंत्र चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, मानववादी चिंतन के द्वारा भारत का मानस जो है, भारत का मानव जो है सुखी होगा, समृद्ध होगा, सम्मानित होगा। तो भारत के लोग जब सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, सम्मानित होंगे, तो बंधुता के आधार पर एकता बनेगी और भारत अखंड होगा। तो हमारे जीवन में गुलामी और आज़ादी की यह धारा है, यह कीमत है। तो अंत में गुलाम स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए शासक नहीं बन सकता। तो गुलाम को स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी और भारत में गुलामी का उन्मूलन होगा, जिससे कि इस देश में रहने वाले, भारत के संविधान में विश्वास करने वाले, भारत के संविधान के अनुसार चलने वाले भारत के स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे और देश में आगे बढ़ेंगे, देश के मानवीय जीवन को सुखी समृद्ध बनाएंगे। इन शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद करते हुए जय भारत। आप इस एपिसोड को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी आशा विश्वास है। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय भारत, जय विश्व, जय मानववाद। धन्यवाद।